हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल बेसिक से, फॉर बिगिनर्स, फॉर इंटरमीडिएट्स, फॉर स्मार्ट, तीनों लेवल के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें सो दैट आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी स्ट्रक्चर है, उसको लर्न कर सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में ता हूं, ती हैं, ते हैं, ती हैं और ता है आदि शब्द आता है। मतलब जिस भी वाक्य के अंत में ता है से रिलेटेड सेंटेंसेस शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट को आदत या स्वभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही ऐसी बातें जो हर जगह सत्य मानी जाती हों, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। मान लीजिए सूरज पूर्व में उगता है, तो इसमें जो कि यूनिवर्सल सत्य है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम इसको ट्रांसलेट करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। एवं सैद्धांतिक होनी चाहिए, प्रिंसिपल को दर्शाने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। सो ओवरऑल डेफिनेशन पढ़ के समझ में आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहली कंडीशन होनी चाहिए ता होना चाहिए, ता है से एंड होना चाहिए उस सेंटेंस का। दूसरा उसमें जो होना चाहिए वो एक सैद्धांतिक होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। तीसरा उसका यूनिवर्सल होना चाहिए जो कि अटल होता है। और इन तीनों सेंटेंसेस, इन तीनों शब्द को हम ध्यान में देते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन को करते हैं। डिटेल में हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज, एक टेबल बना रखा है कि इसकी पहचान और उदाहरण हमने दोनों यहाँ पे दे रखा है कि हम इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं उन शब्दों को जिनके अंत में ता से शब्द आते हैं, जिन भी वाक्य के अंत में ता हूं, ते हैं, ते हैं आते हैं इत्यादि, उनका अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसको सिंपल टेंस भी बोला जाता है। ऑलराइट, जैसे मैं पढ़ती हूं, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें ता हूं का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो क्या होगा, आई रीड। ऑलराइट, दूसरे केस में आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट के आदत या स्वभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही ऐसी बात जो हर जगह सत्य मानी जाती है, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रिंसिपल को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, सूर्य पूरब में उगता है। इसका मतलब क्या है, आप लोग बताइए। सूर्य पूरब में उगता है, ये सत्य है कि असत्य है? जी हाँ, ये सत्य है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका ट्रांसलेशन करते समय द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। ऑलराइट, आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ब का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब का प्रयोग। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर V5 का प्रयोग किया जाता है। V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। V1 क्या होता है, गो। ऑलराइट, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, प्लस ES कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गोज। ये हमारा क्या हो गया, V5। ऑलराइट, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, हमने और पिछली वीडियो में पढ़ाया था। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम, सीता, मोहन, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो सब किस में काउंट किया जाता है, थर्ड पर्सन। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो V5 का प्रयोग किया। यहाँ पे बताया गया कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो V5 का प्रयोग किया जाएगा, इट मीन्स ES लगाया जाएगा। ऑलराइट, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन है, तो V1, इट मीन्स ओनली
ओ का प्रयोग किया जाता है, गो का प्रयोग किया जाएगा। ऑलराइट, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया जैसे दौड़ना, नाचना, खाना इत्यादि। ये सारे कैसे हैं? ये सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने के लिए हमें प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल के रखा हुआ, आगे देखते हैं नोट में। वर्ब के पहले रूप को, इट मीन्स V1 को पांचवें रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पांचवें फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? एस या ES को जोड़ देंगे। सिंपल है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, गो की फर्स्ट फॉर्म गो होगी, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में ING जोड़ देते हैं और फिफ्थ फॉर्म में हम क्या करेंगे? एस या ES जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ES जोड़ देंगे। ऑलराइट, तो हमारा पांचवा फॉर्म बन जाएगा। नीचे एक्सप्लेन किया हमने सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी नेम है, ठीक है, तो क्रिया के पांचवें रूप मतलब वर्ब की पांचवी फॉर्म का प्रयोग करें और बाकी सभी कर्ता के साथ क्रिया का पहले रूप मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। ठीक है, संक्षेप में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। संक्षेप में फर्स्ट पर्सन तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब का पांचवा रूप या डस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने वीडियो में बताया कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ ही डस या वर्ब का पांचवा फॉर्म प्रयोग किया जाता है। सेम हमने यहाँ पे रिटर्न में भी समझाया है। ऑलराइट, आइए देखते हैं ट्रांसलेट कैसे करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। यदि कर्ता में ही, सी, इट, नेम हो तो कर्ता के बाद क्रिया का पांचवा रूप लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए वह जाता है तो इसमें वह ही आ गया, तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, गोज। ऑलराइट, पांचवा फॉर्म। अन्यथा V1 को रखें। अब यहां पे ध्यान देने वाली, अगर ही, सी, इट या कोई नेम नहीं है, ही, सी, इट या कोई नेम नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही रखेंगे। लेकिन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम है तो उस केस में हम क्या करेंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, नीचे हमने बताया कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट को रखें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को इग्नोर करें। बहुत सारे लोग क्या, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे वह जाता है, ही इज गोइंग, ही इज गो कर देंगे। ऑलराइट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक बोल्ड पॉइंट डाल दिया कि वर्ब की इज एम आर को बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे। इज एम आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। आगे हमने बताया यदि कर्ता ही, सी, इट या नेम या थर्ड पर्सन हो, ऑलराइट, तो कर्ता के बाद क्रिया का पांचवा रूप लगेगा। कर्ता के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, इसमें हमने फॉर्मूला लिख रखा है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की फिफ्थ। यहाँ पे दोनों फॉर्म रखा है क्योंकि मान लीजिए थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने सिंपल वाला एग्जाम्पल ले रखा। मान लो रमेश जाता है। अब यहाँ पे रमेश जाता है तो रमेश क्या है? रमेश सिंगुलर नंबर है या प्लूरल? तो नहीं सर, यहाँ पे सिंगुलर है। अगर रमेश सिंगुलर है तो हमारा क्या लगेगा? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? रमेश जाना की स्पेलिंग क्या होगी? गो, गो मीन्स जाना, सबसे पहले लिखेंगे GO। ठीक है, GO प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए एस या ES का लगाएंगे। यहाँ पे हम ES लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए रमेश गोज। यहाँ पे रीड्स हटा के रमेश गोज कर देंगे। ठीक है, आगे मैंने लिया आई स्लीप, मैं सोता हूँ। दूसरा मैंने सेंटेंस लिया मैं सोता हूँ।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है आई। आई के साथ हमने बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगी। तो स्लीप मीन्स क्या होगा, सोना। तो मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना सकते हैं। आगे मैंने एक सेंटेंस दिया, वे लोग नाचते हैं। अब इसका आप क्या बनाएंगे, इसका मतलब वे लोग मीन्स दे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नहीं, दे फर्स्ट पर्सन, दे। इसलिए अगर दे फर्स्ट पर्सन है तो V1 का प्रयोग होगा। डांस मीन्स क्या होता है, नाचना। सो देन दे डांस। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि दे डांस होगा या फिर और कुछ होगा। ऑलराइट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। रूल नंबर 2 बोलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रिया के पांचवें रूप का प्रयोग केवल सकारात्मक वाक्यों तक ही सीमित है। यहाँ पे एक नया चीज आ गया कि अब तक जो हमारे वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म में, जो हमारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस जो सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं या फिर जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसी में प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद जितने प्रकार के वाक्य होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा जो भी सेंटेंसेस होंगे, उन सभी में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव, उन सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक नया पॉइंट आता है, अब यहाँ डू और डस का प्रयोग शुरू होगा, ठीक है। डू और डस का प्रयोग, डू का अर्थ होता है करना, डू मीन्स करना, ऑब्वियसली डू मीन्स करना। डस इसका पांचवा फॉर्म है, ठीक है। डस मीन्स भी करना, लेकिन डू का वो फिफ्थ फॉर्म है, ईएस लगा दिया इसलिए इसका पांचवा फॉर्म है। जब वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या नेम, माय ब्रदर, सिस्टर या टीचर इत्यादि रहे तो डस का प्रयोग करेंगे। अगेन यहाँ पे लॉजिक आ गया कि भैया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तो हट गई, लेकिन सिंगुलर नंबर ऑफ थर्ड पर्सन के साथ हम अभी भी डस का प्रयोग करेंगे, डू का नहीं, ठीक है। ऑलराइट, यहां पे हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे हमारा निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में डू डस का प्रयोग होगा। हमने अभी बताया था कि अगर थर्ड पर्सन आएगा तो डस लगेगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए डू का प्रयोग करेंगे। ऑलराइट, सब्जेक्ट डू और डस प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या ऑर्डर वर्ड्स। हमारा पहला एग्जांपल, मैं नहीं पढ़ता। अब यहाँ पे मैं क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो मैं फर्स्ट पर्सन है, तो हम सिंपल लिखेंगे आई। पिछले मैंने देखा था, पीछे मैंने देखा था यहाँ पे कि अगर ही सी इट में माय ब्रदर सिस्टर कोई भी नाम होगा तो हम डज लगाएंगे, उसके अलावा क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ही सी इट नहीं है, आई है, इसलिए हमने क्या लगाया, डू, आई डू। उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे लिखा आई डू नॉट रीड, ठीक है। दूसरा, हम लोग कोई त्योहार नहीं मनाते हैं, हम लोग, इसमें भी हम लोग जो कि फर्स्ट पर्सन है तो डू का प्रयोग होगा, ठीक है। वी डू नॉट सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल। ऑलराइट, तीसरा आप लोग कमेंट करके बताइए सॉल्व करके कि तीसरे में क्या यूज करेंगे। तुम मेहनत नहीं करते, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तुम जो कि यू एक सेकंड पर्सन है, इसके साथ डू का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके आगे आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइए। तीसरा हमारा है, तीसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब भी वाक्य शुरू में क्या हो, जब भी क्या से कोई चीज पूछे, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, जब भी इस टाइप्स के सेंटेंसेस आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका हमारा स्ट्रक्चर होगा डू डज, इसमें डू डज सबसे पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, क्या मैं आपको जानता हूं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैं जो हमारा है फर्स्ट पर्सन है, मैं के साथ डू आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली डू लगा दिया,
स्ट्रक्चर के हिसाब, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं। दूसरा, क्या वह अच्छी बोलती है। अब इसमें देखो, वह जो कि एक थर्ड पर्सन है, शी मीन्स वह होता, इसलिए हम यहाँ पे डस लगाएंगे। डस शी स्पीक स्पीक्स गुड, ऐसे ईएस का प्रयोग करें, ठीक है। डस शी स्पीक्स गुड, क्या वो अच्छा बोलती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है अपना फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस कंडीशन क्या होगा, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन हो। अभी हमने देखा जब क्या जो है वाक्य के पहले होता है तो हमने डू डस का प्रयोग किया था, लेकिन अगर जब वाक्य के बीच में क्या हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे सबसे पहले। मान लीजिए क्या है तो व्हाट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डू और डस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें लिखा है तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, और तुम जो कि हमारा सेकंड पर्सन है तो डू का प्रयोग ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमने लिखा व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा भाई कब सोता है। इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ, तुम्हारा जो कि यू से आएगा, यू, इसलिए इसमें डू का प्रयोग होगा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। व्हेन डू योर ब्रदर स्लीप, ठीक है। तुम्हारा भाई कब सोता है, ऐसे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। आइए नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ नंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या मैं सोता हूं, उसी में नहीं का इंडिकेशन हो जाए, क्या मैं नहीं सोता हूं, ठीक है। मैं सोता हूं क्या, मैं सोता हूं क्या, क्या मैं नहीं सोता हूं, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन के बीच में क्यों या क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू डस का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पे पूछा गया तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों आ गया तो हमने लिखा वाई। अब तुम के साथ हम लगाएंगे डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा केस आता है जब हमारे क्या पहले हो और नहीं कभी हो, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारा दूसरा स्ट्रक्चर लगेगा। सबसे पहले डू डस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें हम देखते हैं क्या पहले आ गया, तो सबसे पहले आप यू हो गया तो इसलिए हम लगाएंगे डोंट डू, ठीक है। डू के बाद एपॉस्ट्रॉफी करके हमने डोंट यू नो इंग्लिश, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गई। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखा है जिसको आप लोगों को खुद सॉल्व करना और कमेंट में डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका वर्ब बताता हूँ। डांस मीन्स नाचना होता है, रन मीन्स दौड़ना, रीड मीन्स पढ़ना, बाथ मीन्स नहाना, लीव मीन्स रहना, गो मीन्स जाना, नो मीन्स जानना, यहाँ भी नो, यहाँ भी नो और यहाँ भी नो। ये सारे स्ट्रक्चर हैं सेंटेंसेस जिसमें सारे जितने भी हमने पांचों छह पॉइंट्स पांचों स्ट्रक्चर पाए सबका वर्ड है। आप लोग इसका घर पे बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कॉन्फिडेंटली आ जाए। इसके आगे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से डू डस का प्रयोग हमेशा निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में याद करें। इसको हमेशा याद रखें कि डू डस का प्रयोग हमेशा निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होगा। जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यहाँ पे ध्यान दें, जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो जैसे राम, राहुल या कोई भी नाम, तब हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है।
यदि किसी भी बहुवचन के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं प्रयोग होगा। कोई भी बहुवचन होगा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई वी यू दे होगा, इस केस में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा फोर्थ है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया या फिर वर्ब के अंत में कुछ आए, जैसे ओ एक्स जेड एस डबल एस सी एच एस एच आए, तो उस क्रिया में एस और ईएस को जोड़ देना। ठीक है, जैसे हमने लिखा गो, ओ आ गया तो हमने प्लस ईएस कर दिया। ठीक है, मान लीजिए हमारा आता है स्लीप, अब इसमें यस है यस नहीं है ना, इसलिए हमने स्लीप्स कर दिया, क्योंकि जब ये सारे सेंटेंसेस आएंगे तो यस है यस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।